अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। PS5 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ब्रीफ हिस्टोरिकल रिव्यू, ये कह रही हैं कि वो छोटा सा कह लो कि इन्होंने हिस्ट्री रिव्यू दिया हुआ है सारे साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ना है, ठीक है। इनका इसमें कोई इतना खास लेना देना नहीं है, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि न्यूरॉन, ब्रेन्स वगैरह सारा कुछ, इसके फंक्शंस वगैरह, इसमें हमने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह हमारा ब्रेन बिहेवियर कंट्रोल करता है। अच्छा, इस तरह से हम ना उम्मीद है कि आप लोगों ने जो अपना लास्ट लेक्चर है ना बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वो रिव्यू कर देती हूँ ताकि एक बार आप लोग को याद आ जाए कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, फिर उसी से रिलेटेड आज का सब्जेक्ट है, लेसन है। सिर्फ आज का लेसन ही, आगे सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। तो जरा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, चलिए आए। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा था बायोसाइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी के साथ हम ये चीज़ देख लें कि बायोलॉजी और बिहेवियर क्या है। तो पिनियल ने बात की 2002 में कि बायोलॉजी और बिहेवियर आपस में क्या क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना, कह लो कि बायोसाइकोलॉजी कहलाती है। बायो मतलब कि हमें वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ना, और साइकोलॉजी मतलब बिहेवियर। आगे से नेक्स्ट थिंग है हमने देखी थी कि 21 सेंचुरी जो कॉल्ड कहलाती है सेंचुरी ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन की इन्वेंट्री वगैरह हुई थी कि ब्रेन क्या है, कैसे, सब कुछ 21वीं सदी में पढ़ा था ये सारा कुछ। इससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि न्यूरॉन क्या है, ब्रेन क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसी होगी ब्रेन की, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आगे से हमारे ब्रेन के दो पार्ट है। जो लेफ्ट पार्ट है ना वो कंट्रोल करता है स्पीच, बोलना, मैथ और लॉजिक। और जो लेफ्ट है ना, सॉरी राइट है, वो आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिविटी। ये चीजें आप पानी की तरह याद कर लें, ठीक है। फिजिक्स स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। आगे मॉलर वर्सेस मॉलर। मॉलर कहते हैं बड़े लेवल पे न्यूरॉन को रीड करना, स्टडी करना। मॉलिक्यूलर थ्योरी सेल्स को। आगे बात करते हैं स्पीच एरिया। ये पॉल ब्रोकास ने 1861 में बताया था। पूरी बुक में हम ये बार बार पढ़ेंगे, इसलिए आप अच्छी तरीके से याद कर लें कि स्पीच ब्रोकास मतलब के ब्रोकास एरिया जो है वो बोलने के लिए काम होता है। बी से बोलना, बी से ब्रोकास, ये चीज अपने माइंड में रखें, ठीक है। उसके बाद जो है ना वर्निक्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्निक्स एरिया जो है ये हमारा समझने के लिए, और ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। हम जो भी बोलते हैं समझ कर बोलते हैं। अगर बाज़ औक़ात लोगों का अगर वर्निक्स खराब हो जाए ना तो वो सही से समझ नहीं पाते, और जिनका ब्रोकास्ट खराब हो जाए वो बोल नहीं पाते। वो समझ आती है उनके बाद बोल नहीं सकते वो, ठीक है। आगे जो 3 मेन इश्यूज थे वो लोकलाइजेशन के, ब्रेन को स्टडी करना, कौन सी चीज़ कहाँ पे, नेचर वर्सेस नर्चर, और मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये फादर ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस लेक्चर हैप्थ ये, ठीक है। उसके बाद वेयर डिड द सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से आया था, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ आपको मैं बात बताऊँ इन पूरे लेक्चर में जो थी ना, मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो सबसे पहले ब्रेन से पहले ब्रेन की स्टडी, न्यूरॉन साइकोलॉजी से पहले हर बंदा ना जो ब्रेन की स्टडी थी ना उसको फिजिक्स कहते थे। और फिजिक्स और ब्रेन अलग अलग हो गया, ठीक है। फिजिक्स में ब्रेन निकाल दिए, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चला है कि फिजिक्स एक अलग चीज़ है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिग्नल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और जो है ना ब्रेन हम न्यूरो साइंस है, ठीक है। इसमें न्यूरॉन का सारा काम है, न्यूरॉन की सारा गेम है, ठीक है। वो टेंगल्स की तरह आपस में फंसे हुए हैं, ये सब कुछ, ये सारा कुछ, ठीक है। इसलिए फिर पहले लोग फिजिक्स समझते थे, फिजिक्स खत्म हो गया, फिर इसका नाम न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो बायोलॉजी, डिफरेंट एनाटॉमी वगैरह डिफरेंट नाम इनके रख दिए गए। चलिए हम चलते हैं मजीद अपने लेक्चर नंबर 2 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 2 है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। इसमें हमने हिस्ट्री पढ़नी, साइंटिफिक रूट्स वगैरह की जड़ी शुरू कहाँ से हुआ, बिहेवियर, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, ये चीज़ें पढ़ ली कि फिजिक्स थी, फिजिक्स के बाद न्यूरो साइंस है, और ये किस किसने शुरू किया, ये सारा कुछ देखते हैं। तो ये किस तरह कनेक्ट है साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। अच्छा, आज पहले देखते हैं हिस्ट्री, हम देख लेते हैं हिस्ट्री में क्या है कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज के ना यूरोपियन और साउथ अमेरिकन और अमेरिकन इनपुट्स वगैरह जो है ना वो है, मतलब कि लोग जिन्होंने इन कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह किए थे, ठीक है। जर्नलिस्ट थे वेबर और वैक्सनर, हेरमोंट, ठीक है। फ्रांस ब्रोका, ये याद रखें आप अच्छी तरीके से। ब्रोका फाउंड स्पीच है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया, बस वही याद करेंगे आपने, बाकी की नहीं याद करना, ठीक है। बुक बहुत ज्यादा थे तो वो मैंने कट करके, बस इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए, आपने बस यही वाले याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, इटली में कह लो गोल्गी, मतलब गोल्गी ने मेड गोल्गी स्टेन यूज किया था। स्पेनिश ने कैजल स्टडीड, और फ्लूशियन पेवलोव, और ब्रिटेन ने सेटंग, फादर ऑफ न्यूरोसाइफिजियोलॉजी। साउथ अमेरिकन एगास मोनिस 1935 में लोबोटोमी इन्होंने यूज की थी। अमेरिकन विलियम कार्ल फ्लेशली ने हेबर्न वेस्टर्न, ठीक है। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। चले अपनी साइड की तरफ।
अच्छा जी, पहले देखते हैं जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट की इन्होंने स्टडी किया था वेबर ने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स स्टार्टेड किया था साइकोफिजिक्स के बारे में कि साइकोफिजिक्स क्या होती है, ठीक है। फ्रेंच निफेस्टर ने कनेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट्स टू फिजिकल स्टिमुलस पानी की तरह ये चीजें याद कर लें। हेलमोट्स ने मेजर किया था नर्व्स की स्पीड की कितनी देर में न्यूरॉन बनता है, ये एक सेकंड में बन रहे होते हैं छोटे बच्चे का न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट से सिनेटिक्स ने स्टडी किया था ब्रेन एंड मोटर कंट्रोल। जॉनेंस ने मोलर एंड गिव लॉ स्पेसिफिक एनर्जिक्स, ठीक है। अच्छा जो फ्रांस में थे वो फ्लोरीन थे कनेक्टेड ब्रेन एरियाज टू बिहेवियर इन एचटीसी मार्क्स राइट साइड्स ऑफ पैरालाइज बताया था अफेक्ट स्पीच बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। ब्रोकास बोलने का निजाम सारा। जॉविड ने कहा था कि जो स्लीप का सारा काम है वो जीत कंट्रोल करते हैं। आगे हम देखते हैं इटली के स्पेनिश, ठीक है। ये रेमन कैचर जो थे ने स्टडी किया था न्यूरॉन साइनेप्स एंड ब्रेन कनेक्शन, ठीक है। रूसिया में जो थे ना पेवलोव लैब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, ठीक है। अच्छा पेवलोव का जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी आप पढ़ेंगे और अभी जो इसको डिटेल में बताया हुआ था हम जरा देखते हैं अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं, पेवलोव के बारे में देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, अब ये है पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या देखा था। अच्छा इन्होंने क्या कहा था कि इससे पहले ना लोग जो थे ना वो डॉग्स को ट्रेनिंग नहीं देते थे, लोग को अपने घरों में नहीं पालते थे, ठीक है। जब इन्होंने किया ना एक्सपेरिमेंट तो उसके बाद पता चला कि डॉग को सिखाया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे सारे वो कभी एनिमल पे करते थे कभी किस पे करते थे, ठीक है। वो मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना अपना डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वो डिफरेंट जो कंडीशंस में ना करते थे। अब इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया डॉग का, ठीक है। पहले उसने एक बेल रिंग की, ठीक है। जैसे डॉग ने बेल की तरफ देखा ना कि आवाज आई है तो साथ ही उसको एक प्लेट में ना मीट दिखाया, गोश्त दिखाया, गोश्त का टुकड़ा, जिससे वो ना भागा भागा आया और खुश हुआ। उसको एक पहली बार साउंड उसको दिखाया, दूसरा ये कि वो पहली चीज उसको दिखाई है साउंड, बेल रिंग हुई। फिर उसके बाद उसको दिखाया कि डॉग जो है और गोश्त को देख के ना उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि भाई गोश्त है मुझे खाने को मिलेगा, ठीक है। खाने को उसे दे दिया, ठीक है। वो खुश हो गया। नेक्स्ट डे इतना काफी देर इस तरह रिपीट करते रहे, बार बार बेल रिंग होनी, बार बार उसको क्वेश्चन, स्टिल 3 से 4 दिन इस तरह ही होता रहा, ठीक है। फिर जब एक दिन क्या किया, काफी दिनों बाद जब रोज ऐसे होता था ना तो उसने क्या किया कि एक बार सिर्फ बेल रिंग की, डॉग अपने ध्यान में बैठा हुआ था, ठीक है। और जो थे ना एवान पेवलोव उन्होंने क्या किया, एक बेल रिंग की, डॉग ने क्या है फौरन उसके मुंह में ना बेल रिंग होते के साथ ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि भाई बेल रिंग हुई तो गोश्त मिलेगा। उसने जब देखा तो गोश्त नहीं था वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है कि अब उसको एक चीज कंडीशन याद करवा दी डॉग को कि रोज बेल बजेगी तो खाना मिलना है, बेल बजेगी तो खाना मिलना है। जैसे बेल होनी है उसके दिमाग में फौरन से क्या आया कि गोश्त का टुकड़ा उसने मिलेगा और वो खुश हो गया और मुंह से सेलिब्रेशन में तो पानी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे लारी निकलती है खाने को देखकर, ठीक है। वो तो इससे ये क्या कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं इसको, कि डॉग को सिखाया जा सकता है। इस ना डॉग सीख गया कि बेल बजेगी तो खाना मिलना है, उससे पहले खाना नहीं मिलना, ठीक है। ये चीजें थी। अच्छा अब चलते हैं अपने दोबारा वापस टॉपिक की तरफ। जो इवान पेवलोव थे उन्होंने डॉग एक्सपेरिमेंट बताया, वो जिस डिटेल में हमें देख ली है। आगे कनेक्ट था फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल कह लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे ब्रेन में सारा कुछ अमल हो रहे हैं ना, जो डिटेल में आगे जाके पढ़ने वो चीजें, और आगे से बिहेवियर, ठीक है। अच्छा आगे लोरिया ने क्या बताई थी, फादर ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी एंड स्टडीड हेड इंजरी, मतलब कि अगर जो सॉलिडर्स थे ना, जैसे कि जो सिपाही थे आर्मी के, ये वो, तो वहां उनकी जो अगर दिमाग अक्सर टूट जाना, मतलब फट जाना दिमाग और उनको चोट लग जानी, तो फिर उसके बाद जो उनकी बिहेवियर चेंज होता था वो स्टडी करते थे, ठीक है। अच्छा आज के लेक्चर में सिर्फ हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। आपने बस हिस्ट्री के लिए आज से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना मैंने लिखा हुआ है वही याद करना है, उसके अलावा और नहीं, ठीक है। मैंने फिलहाल दरअसल इसमें सारे जो साइकोलॉजिस्ट बुक में थे ना वो सारे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। बट सारा उनका जो डिटेल है वो नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ लगी कि जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के लिए आज इम्पोर्टेंट है और जितना आप लोग को याद करना चाहिए वो चीज़ मैंने याद दी ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। बाकी एथोलॉजिस्ट प्लस साउथ अमेरिका और अमेरिकन, जो अमेरिकन थे ये पहले थे कॉनरेड लेनर्ड, इन्होंने स्टडी किया था इम्प्रिंटिंग इन एनिमल्स के बारे में और उनकी इम्प्रिंटिंग वगैरह। निको टेनबर्गजन इनके जो थे ना, ये इतने बस इनके काम थोड़े बहुत याद कर लिए। स्टडीज एग्रेशन एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इन्होंने कि किस तरह जो गुस्सा आना, शदीद हाइपर हो जाना, जैसे कि शेर धाड़ता है, ये सब चीजें, ठीक है। आगे है साउथ अमेरिका के हैं एगास मॉनिस, इन्होंने कहा था फर्स्ट प्री फ्रंटल लोबोटॉमी फॉर 1935,
फर्स्ट लोबोटॉमी करवाई थी। अच्छा, अमेरिकन विलियम्स जेम्स जो है ना मेड फर्स्ट यूएस साइकोलॉजी लैब। विलियम्स जेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने माइंड में पानी की तरह बिठा लें कि अमेरिकन जो विलियम जेम्स ने उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी, जो कि हम बाकी अपनी दूसरी साइकोलॉजी की बुक्स में भी पढ़ते हुए आए हैं। कार्ल डैशले इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, लर्निंग एंड किस तरह याद करते हैं सबक और ब्रेन एरियाज है। रॉड बुक, इन्होंने बुक लिखी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर इन्होंने बुक लिखी थी। आगे जेम्स वर्स्टर ने कहा था कि कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट है वो कॉज के साथ है, कोई वजह होती है तो इफेक्ट होता है, ठीक है। फेनेस गेज इन्होंने कहा पर्सनालिटी की चेंज बताई थी आफ्टर इन ब्रेन इंजरी, इनका जो था ना ब्रेन इंजरी हो गया था, जख्मी हो गया था, वो डिटेल भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है। फिनिस गेज उन्होंने ये स्टडी किया था पर्सनैलिटी के बारे में। आगे वेलेंस्टाइन एंड गैसेंगिया स्पेरे, ये 3 पर्सन इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था ब्रेन बिहेवियर के ऊपर। आगे हम देखते हैं एथोलॉजिस्ट ये भी हैं, ये भी एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में उन्होंने किया था। अच्छा, कैमिलो गोल्गी ने मेड गोल्गी टू सी न्यूरॉन गोल्गी स्टेन यूज किया था। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ क्या है ये। रेमन कैजल ने भी मेड गोल्गी, इन 2 बंदों ने गोल्गी पर काम किया था, गोल्गी स्टेन पे। स्टेन कहते हैं दाग लगाना, निशान लगाना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ ताकि हम डिटेल से देखें कि गोल्गी स्टेन क्या होता है। अच्छा, इन दोनों पर्सन्स ने मिलकर क्या किया था। अच्छा, गोल्गी स्टेन क्या होता है, हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन किस तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसके न्यूरॉन थोड़ी ज़्यादा मजबूत और अपनी जगह शेप ले लेते हैं। ये डिटेल हमने वैसे बाद में पढ़नी थी, मगर मैं आप लोग को समझाने के लिए दोबारा एक बार बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो कि आगे आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है। हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मिलियन से ज़्यादा कह लो कि इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन जिस तरह ये शेप बनी हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है, डायग्राम में इस तरह होती है, जो टेंगल्ड होती है आपस में, जिस तरह एक स्पैगेटी नूडल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, आपस में फंसे हुए होते हैं जब बनने के बाद, तो उस तरह ये जुड़े हुए होते हैं। और जिस तरह वो हमारी नूडल्स और स्पैगेटी बनने के बाद होती है ना, जैसे सॉफ्ट नरम, इस टाइप के होते हैं। यही वाला सारा स्ट्रक्चर, यही सारा मटीरियल होता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में होता है और 1 मिलियन से ज़्यादा होते हैं। अब आप खुद सोचें, इनके बारे में स्टडी करना, इनको ढूंढना, कौन सी वेन वीक है, कौन सी बंद है, कौन सी नहीं चल रही, कितना मुश्किल है ना ये चीज़ मुश्किल। अगर हमने किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम नहीं कर सकते, मगर वहाँ पे ये जो थे कैमिलो गोल्गी, उनके साथ जो दूसरे पर्सन थे, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि छोटा काम नहीं था ये। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोल्गी की ब्लैक रिएक्शंस कह लो कि इंक जैसा कोई केमिकल यूज़ किया था, जो ब्रेन में इंजेक्ट करते थे, ठीक है। और करते ये ना मुर्दा लोगों के साथ थे, ये जिंदा के साथ नहीं करते थे, क्योंकि ये ना वो है, जाहिर सी बात है, किसी नॉर्मल इंसान की क्यों करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था किसी के इंसान के ब्रेन में। इन्होंने क्या किया था, फिल किया था, फिर कुछ ड्रॉप्स ऐड किए थे जो कि कम्प्लीटली ब्लैक हो गए थे, मेकिंग देयर शेप्स क्लियरली विजिबल। फिर जो उनकी शेप थी ना, क्लियरली नजर आना शुरू हो गई थी। और इन्होंने एक खास किस्म का केमिकल बनाया था, जो केमिकल सिर्फ और सिर्फ जो इनको न्यूरॉन चाहिए थे ना, जो उस चीज़ इन्होंने चेक करनी थी, सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स की तरफ जा रहे थे। बाकी न्यूरॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा था उस कलर के साथ, सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स को फर्क पड़ा। और उनसे क्या है कि केमिकल जो है ना, उसने कलर चेंज कर दिया। कुछ जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के न्यूरॉन थे, उनको वो येलो हो गए, कुछ डिफरेंट थे वो ब्लैक हो गए। फिर इस तरह इनको पता चला, इन्होंने मजीद स्टडी की और मजीद माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करके मजीद उस बारे में स्टडी की, ठीक है। और डिस्कवर भी इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था, क्रिएटिव, इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ का, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवरिंग जो क्रिएटेड बनाया था ना, वो 1837 में। अच्छा, इन्होंने समझने के लिए सारा काम किया था कि क्या है क्या नहीं। तो आप खुद देखें, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत कह लो मुश्किल तरीन चीज़ है। खुद सोचें कि ये आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या चीज़ देखा था करने के बाद ना, इन्होंने मास्टर यूजर थे सैंडिगो एंड रमन कल, इन्होंने इस्तेमाल किया था न्यूरॉन को स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ का, और 1837 में, सॉरी 73 में। अच्छा, अब उसके अलावा ना ये देखिए, आप नीचे देखिए, इन्होंने इससे पहले ना, जब इन्होंने गोल्गी स्टेन वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया, ये इनका नोबेल प्राइज़ मिलने से पहले इनसे पहले ना किसी को ये चीज़ नहीं पता थी कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल्स एक्सॉन्स क्या होते हैं, और वो क्या होते हैं मैं आपको पहले बताती हूँ। कि जो हमारा न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन के आप ये देख रहे होंगे, जैसे कि ये न्यूरॉन है, ये सारे डिफरेंट
खुद इनकी सबकी शक्ल चेंज है, ठीक है। अगर ये एक्सपेरिमेंट ना करते ये वाला, तो हमें ना पता चलता कि कैसा था। और इन्होंने सारा कुछ पढ़ा। जो इसकी जो दरख्त की तरह शाखें बनी हुई है ना बाद में, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो सर्कल है सेंटर में जो डॉट है, इसको एक्सॉन कहते हैं। उसके अलावा जो उसके आगे सेल्स हैं उसको, ये पूरा का पूरा सेल्स और न्यूरॉन है। इसके अंदर सेल्स भी न्यूरॉन है, एक्सॉन्स और भी डेंड्राइट्स वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला, फिर यहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है। और इन्हीं की स्टडी आज तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। इन्हीं की सारा कुछ काम किया गया ये वाला, ठीक है। और इन्होंने फिर डॉक्टर्स जो डेंड्रोक्राइन वगैरह न्यूरॉन्स थे ना, अनविलिंग किया, मतलब पर्दे से हटाया ये सारा कुछ कि क्या है। पहले सब लोग कहते थे कि बस अल्लाह का करिश्मा है और बड़ा बहुत कुछ है, मगर इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे और बहुत कुछ इनकी नवाजिश है हम पे, जो इतना पता चला हमें कि क्या क्या डेंड्राइट्स क्या होते हैं, हमारे कौन सी सेल वीक है, कौन से सेल वीक नहीं है। और ये केमिकल्स गोल्गी स्ट्रेन्स वगैरह अब तक यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आगे ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, चार्ल्स बैथ है रिसर्च इन्होंने किया रिफ्लेक्स सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद सर चार्ल्स शेरिंगटन, इन्होंने क्या, ये फादर थे न्यूरोफिजियोलॉजी आफ्टर नहीं थे, पहले ही थे, ठीक है। उसमें क्या लो स्टडी किया था रिफ्लेक्सेस आर्ट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, नेचर और नर्चर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। नेचर कह लो कुदरती जो पैदाइशी इंसान में होता है, नर्चर कह लो जो हम इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक दोनों बहुत बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं अपनी सब स्पेशलाइजेशंस के बारे में। अच्छा, इसमें जो है ना हमने पढ़ना है कि हमारी बुक में दी हुई है, ठीक है, कि कौन कौन सी फील्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। हमने, और ये एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि हमने अपनी बुक में कितनी कितनी पढ़नी है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल। इस पे हमने स्टडी करना है बायोलॉजिकल बेसिस, मेंटल इलनेस और बिहेवियर, ब्रेन में क्या इलनेस है, इलनेस वगैरह बीमारी वगैरह, बिहेवियर में क्या चेंजिंग वगैरह आ रहा है, स्टडी बायोलॉजी से, ठीक है। बायोसाइकोलॉजी इज सेम एज न्यूरो साइंस, जो कि हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत तो आपको इस चीज़ का हो गया होगा नॉलेज के भाई किस हिसाब से हमने आगे चीज़ें देखनी है। न्यूरॉन के बारे में ही सारी स्टडी आ गई, न्यूरॉन किस तरह बनते हैं और ये सारा कुछ। न्यूरोबायोलॉजी जो हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूरोबायोलॉजी स्टडीज करना है ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन किस तरह है और उनके फंक्शंस वगैरह को देखना है। न्यूरो एनाटॉमी, ये भी हमारा 3 से 4 से 5 हमारे टॉपिक इसी के आएंगे, मतलब चैप्टर इसी के आएंगे। न्यूरो एनाटॉमी इस बुक में हमारी, उसमें क्या हमने पढ़ना है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन किस तरह दिखता है और कौन सा न्यूरॉन क्या काम करता है और किस तरह न्यूरॉन बनते हैं, किस तरह कहाँ से बनना शुरू होते हैं, कहाँ तक खत्म होते हैं, जो कि थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जब हम बच्चा पैदा होता है, प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ब्रेन ही बनना शुरू होता है। ब्रेन के 1 to 9 महीने वो, और 9 महीने तक बच्चे का ब्रेन कंप्लीट नहीं होता। स्टिल अगले 2 साल तक बच्चा जब तक बड़ा होता है ना, तो उसका ब्रेन बन रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बन रहा होता है। इसलिए हर बच्चे को जब कहते हैं कि बच्चा जल्दी पिक कर लेता है कोई बात, क्योंकि उसका ब्रेन बन रहा होता है। आगे माइक्रोकेमिकल सिस्टम, इसमें ये जूम किया गया है हमारी उन स्मॉलेस्ट पार्ट के ब्रेन को जिसमें न्यूरोकेमिस्ट्री वगैरह के न्यूरॉन के आगे से मजीद किस्म साइनाइप से जुड़ा हुआ है, डोपामाइन, सेरोटोनिन और कैमेटिक। इसमें 2 हम पढ़ेंगे, डोपामाइन और सेरोटोनिन, बाकी तीसरा हमने इस बुक में नहीं पढ़ना अपनी, ठीक है। आप 2 को ही देखें। डोपामाइन क्या, तो हमारे वो हार्मोन्स हैं जो कि तब रिलीज होते हैं, तब बनते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या कोई एक्साइटमेंट होती है, या फिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश हो जाए ना हम, तो डोपामाइन बनना शुरू हो जाती है। या फिर हमें फीलिंग्स आए खुशी वाली, या फिर कुछ चीज़ अच्छी लगे, ठीक है। या फिर यहाँ ये भी कह लो कि जब हमारी पसंद का खाना बनता है तो डोपामाइन तब बनना शुरू हो जाता है। बाकी इसके अलावा मैंने शॉर्ट रील्स भी अपलोड की हुई हैं जिनमें मैंने डोपामाइन, सेरोटोनिन के बारे में सारा एक एक शॉर्ट रील में बताया हुआ है, तो आप लास्ट में वो भी देखा करें, ठीक है। और आप लोगों को अगर वो समझ में आए तो आप लाइक भी किया करें, ठीक है। अब सेरोटोनिन वो है हमारी जो नींद का साइकिल वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करता है हमारा, ठीक है। मज़ीद डिटेल से जानने के लिए आप मेरी शॉर्ट रील्स देख सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है न्यूरोएथोलॉजी। ये भी हमने इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, पर आपको फिर भी बता दूं ये भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में है। और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा कह लो कि यूरिन वाला सिस्टम और फीलिंग्स वाला सिस्टम किस तरह वो कनेक्ट है हमारी यूरिनरी सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ, ठीक है। ये सब कुछ देखने वाला सीन है।
नेक्स्ट हमारी स्टडीज़ हैं, ज़ूम किया गया है हमारी दूसरी केमिकल स्टडीज़ वगैरह को, जो कि न्यूरोकेमिस्ट्री है। इसमें हमने केमिकल स्टेशन किस तरह हमारे ब्रेन में ट्रांसमिटर्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स मतलब हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स और इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट वो हम डिटेल से देखेंगे। इनके लिए भी मेरी शॉर्ट्स वीडियोस बनी हुई है, वो देख सकते हैं। न्यूरोपैथोलॉजी स्टडी वही जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट वगैरह। बाकी हम न्यूरोफार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, कौन सी मेडिसिन, इस सब्जेक्ट में हमने बहुत सी मेडिसिन भी पढ़नी है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ को रिएक्ट करती है, कौन से हार्मोन बढ़ाती है, कौन से हार्मोन काम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ें हैं न्यूरो एंडोक्राइन, ये भी हमारे इंटरेक्शन है हार्मोन और नर्व्स के, कि किस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं हर चीज़ को, किस तरह हमें कोई चीज़ इंटरेक्ट करती है क्या चीज़ की तरफ, या किस तरह हम उनको उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी बना लेते हैं। जैसे कि हम चाय की अपने ऊपर आदत बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ अपनी आदत बनाती है, लत लगा लेते हैं अपने आप को जिस चीज़ की, वो चीज़ें। बाकी इसमें हमें ये चीज़ें देखनी है। और एप्लीकेशन एंड पैथोलॉजी, ये सारी वो सब फील्ड्स हैं। पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी, अब हम पढ़े हैं सब फील्ड्स जो कि थोड़ी बहुत इसमें बुक में बताई हुई हैं, जैसे कि न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी, साइकेट्री वगैरह, न्यूरोकेमिस्ट्री और न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हमने इस बुक में पढ़ने हैं। बाकी एडिशन उन्होंने हमें बताए हुए हैं कि ये फील्ड्स होती हैं, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे दिस स्पेशलाइजेशन फोकस ऑन हेल्थ एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये जो है ना न्यूरोपैथोलॉजी, ये हमारी बीमारियां वगैरह के बारे में पढ़ती है ब्रेन की, ठीक है। और आगे न्यूरोफार्माकोलॉजी, ड्रग्स, मेडिसिन, कौन सी इसमें यूज होती है, थोड़ी बहुत मेडिसिन हमने इस सब्जेक्ट में भी पढ़नी है। ये पूरा लेक्चर आप पूरी वीडियो कह लो कि सॉरी पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ब्रेन की हर एक बीमारी, हर चीज़, इलनेस वगैरह और कौन सी मेडिसिन किसको रिएक्ट करती है वो समझने के काबिल हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। आगे न्यूरोफिजियोलॉजी, सिमिलर शिंगटॉन्स वर्क्स स्टडीज ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब कुछ। और ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो हम डिटेल्स देखेंगे बाद में। न्यूरोफिजियोलॉजी साइकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट और ब्रेन डैमेज कॉग्निशन, ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो कौन सी हमारी कॉग्निटिव मतलब सोचने की सलाहियत और काम करने की सलाहियत खत्म होती है नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये सी फील्ड्स हमने कुछ ये फील्ड्स हैं इसकी, इनमें से कुछ हमने बुक में पढ़नी है और कुछ जो है एडिशनली बस एज अ डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में। पहले 2 लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी ही थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ था। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर थे, ठीक है सारा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कौन कौन से साइकोलॉजी अमेरिकन, ये बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ था जो कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इनको ऐसा शॉर्ट में नोट्स में बताया। आप मेरे बस शॉर्ट्स वाला ही याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। आगे ये चीज़ें इस तरह पैराग्राफ फॉर्म में थी, और अगर मैं हाईलाइट भी कर लेती तो आप लोग को जस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं पता चलता कि किस तरह क्वेश्चन बन के आ सकता है और कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ मैंने हाइडिंग वगैरह भी देनी पड़ती हैं, जो कि इस यहाँ पे हाइडिंग देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं जो सारा कुछ सेपरेट करके एज एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह मैं आप लोग को शो करवा देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो जाए। बाकी जो है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वही साइकोलॉजिस्ट के नाम, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह आप वही भी याद कर लिया करें। और इसके अलावा सब फील्ड्स वगैरह भी आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि कौन से सब फील्ड कहाँ पे यूज़ हो रही है, कहाँ पे नहीं, ठीक है, क्या क्या काम है उनके। आगे जो रेफरेंस वगैरह होती है वो भी आप क्लास में देखा करें। रेफरेंस में आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ ये कहाँ कहाँ का मटेरियल उठा के रखा दिया हुआ है, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 5th एडिशन, ठीक है, लियान एंड बोकान्स एंड बोस्टॉन ने ये बात बताई थी, ठीक है। ये इनकी बुक में से उठाया हुआ मटेरियल या उनका नॉवल या उनकी किसी भी चीज़ से उठाया हुआ। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ब्रुक कॉल पब्लिशिंग्स, ठीक है। यहाँ से आप हो सके अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप ये रेफरेंसेस से भी ये यहाँ पे जाकर आप जो है ना सर्च करके आप इनके बारे में डिटेल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको देखा करें आप, ठीक है, और दिल लगाकर ध्यान से इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करें। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के ये मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, मार्क्स के अलावा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग के एग्जाम्स के साथ आप लोग के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि लोग बच्चे पूरा कह लो कि पूरे सेमेस्टर्स पूरी डिग्रियां ले लेते हैं मगर उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता कि उन्होंने क्या चीज़ पढ़ी और क्या नहीं, क्या उनको, ठीक है, उन्होंने पूरी बुक में और पूरे हमारे लेक्चर्स वगैरह में क्या चीज़ पढ़ी है वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग को टाइम लगा है, पैसे लगे हैं, तो हर चीज़ हलाल जाए, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो फजूल ना आ जाए कोई चीज़, इसलिए आप लोग दिल लगाकर ध्यान के साथ पढ़ा करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ठीक है। और मैंने इस लेक्चर की MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बनाए बिकॉज मुझे लग रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बस जो स्लाइड्स हैं वो याद कर लिया करें तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स में पास हो जाएंगे। बाकी जहाँ मुझे लगेगा कि आप लोग को MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस के इसके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के, तो मैं आपको वो हर वीडियो के लास्ट में दे देती हूँ। बाकी फिलहाल अभी जो मैंने आप लोग को स्लाइड्स दिखाई हैं वो सारी स्लाइड्स स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें, वो याद किया करें, वही बस याद किया करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।